नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं फिर से एक बार पुनः आपके सामने एमसीक्यू श्रृंखला लेकर आया हूं, जहां पर हम विज्ञान विषय के संबंध में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारे संस्थान सिटी प्लाजा ब्रांच में 25 सितंबर से जो है सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की कक्षाएं आरंभ हो चुकी है, जहां समय रहेगा दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक का। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, न्यूनतम शुल्क के साथ में सीमित सीटें है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी में दिया है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी में दिया है जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी में दिया है कवक और मांस। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शैवाल और कवक, इनके जो सहजीवी संबंध होते हैं इसी को हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन एक वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण सूचक, जो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी, कवक मतलब फंजाई, ये दोनों मिलकर आपस में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, जहां पर शैवाल या एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट जैसे भोज्य पदार्थों का निर्माण करके कवक को प्रदान करता है। साथ ही साथ कवक जो है विटामिन, जल और खनिज लवणों को किसको प्रोवाइड करवाता है? शैवाल को। तो ये दोनों के बीच जो संबंध होता है इसको हम लोग जानते हैं हेलोटिज्म के नाम से। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? क्वेश्चन में देखते हैं। ऑप्शन ए साल्विनिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी मार्सिलिया, ऑप्शन डी टेरेडियम। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में धान की फसलों में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग कुक्कुट पालन के क्षेत्र में और मछली पालन के क्षेत्र में एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? ऐसी कौन सी शैवाल प्रजाति है? तो ऑप्शन ए में देखिए अल्वा दिया है, ऑप्शन बी में नॉस्टॉक दिया है, ऑप्शन सी देखें तो अम्बिलिकस और ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम भोजन के रूप में प्रयोग लाने वाले शैवाल के बारे में बात करें तो अल्वा जो है सबसे सरलतम जलीय जीवों में से एक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वही नॉस्टॉक के बारे में हम बात करें तो नायस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो नीलहरित शैवाल है उस समूह से आते हैं।
और अम्बिलिकस भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला एक क्या है, शैवाल है। तीनों के तीनों जो है भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन बी केवल केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कोशिका का संरचना हम देखें तो यहां पर हमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कोशिका का ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस इसी को कहा जाता है। इसके अंदर जो पदार्थ तरल भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। साथ ही केंद्रक के बाहर अगर देखा जाए तो यहां पर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। और ये जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्मा, इसी पर अन्य कोशिकांग स्थित होते हैं। जैसे बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, या मैं बात करूं लाइसोसोम के बारे में, या मैं बात करूं गोल्जी काय के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब कहां पर स्थित है? इसी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य इसको एक जगह पर साधे हुए हैं, स्थिर रखे हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन जहां पर कोशिकांग मौजूद है वो कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक द्रव से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? तो ये सभी चीजों से मिलकर जो चीज नया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी असूत्री विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन, या ऑप्शन डी बीजाणुजनन। यहां पर कोशिका विभाजन की बात हो रही है तो बीजाणुजनन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? ये जो 3 कोशिका विभाजन है इस पर सही उत्तर का चयन करना है। तो गुणसूत्रों में बिना विभाजन के होने वाले विभाजन क्या है? असूत्री विभाजन है। जैसे हम बात करें असूत्री विभाजन के बारे में, एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की फैमिली को ले लेते हैं। प्रोटोजोआ की फैमिली अमीबा। ये जो अमीबा होता है इसमें किस प्रकार से प्रजनन होता है? तो इसका ये जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी त्वचा का जो स्तर है, आउटर ग्रोथ करता है और ये इस प्रकार के संरचना का निर्माण करता है। फाइनली ये धीरे से क्या होता है? ये मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। मतलब इस प्रकार के कोशिका विभाजन में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है। तो अमीबा, पैरामीशियम या प्रोटोजोआ की फैमिली में इस प्रकार के असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में, तो ये जो विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों का
विभाजन इक्वेशनल रूप से होता है, या हम बोल सकते हैं समान रूप से, जिसमें गुणसूत्र बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो मातृ कोशिका है, मदर सेल है, उसमें जितने गुणसूत्र हैं उतने पुत्री कोशिकाओं में भी मौजूद होता है। वहीं हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करें, मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्र का विभाजन होता है वो तो होगा, लेकिन उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, असूत्री विभाजन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली, या यहां पर बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली ये बना होता है प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, गुण, जैसे कि हम बात करें, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है चयनित पारगम्य। कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। जैसे किशमिश का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। किशमिश को जब आप पानी में डुबाते हो तो वो पानी में को सोख कर क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो वो सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर के कारण पॉसिबल हो पाता है। ये सेलेक्टिव परमिएबल है। इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन एवं लिपिड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी जलीय जीव। अगर हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करें तो उस सिद्धांत का सबसे पहला जो अगर निचोड़ देखा जाए तो वो ये है कि किसी भी कोशिका में प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य का होना आवश्यक है। और गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी विषाणु या वायरस एकमात्र ऐसा ऑप्शन है यहां पर जहां पर प्रोटोप्लाज्मा जो है एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। बात करें हम वायरस के बारे में तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मतलब आप इसको समझिए बाउंड्री लेवल ऑर्गेनिज्म। न तो ये सजीव है न ही ये निर्जीव है। अगर ये किसी निर्जीव वस्तु पर पाया जाएगा तो ये केवल एक रासायनिक कण के रूप में मौजूद रहेगा। लेकिन अगर ये किसी सजीव वस्तु के ऊपर चला जाता है तो ये क्या करता है, अपने ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है, ये डुप्लीकेट होने लगता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी विषाणु इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर टाइप्स पूछा गया है। श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार का, ऑप्शन बी 4 प्रकार का, ऑप्शन सी 5 प्रकार का और ऑप्शन डी 6 प्रकार का। अगर हम श्वेत रक्त कणिका के टाइप्स को देखें तो ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से है 5 प्रकार? तो पहला जो है उसका है इयोसिनोफिल, एक प्रकार आ जाता है इसका बेसोफिल, एक प्रकार आ जाता है इसका न्यूट्रोफिल,
एक प्रकार आ जाएगा इसका मोनोसाइट, और एक प्रकार आ जाएगा इसका लिम्फोसाइट। ये इस प्रकार से 5 प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं मौजूद है। ये सभी श्वेत रक्त कणिकाएं मिलकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, विषाणुओं से बचाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है ऊतक का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन ए के बारे में, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, और अस्थियों उपास्थि का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। इस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मृदु ऊतक, ऑप्शन बी में दिया है स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन सी में दिया है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृदु ऊतक। मृदु ऊतक कौन से ऊतक है? तो ये जीवित ऊतक है, और सामान्यतः ये पत्तियों, फलों, फूलों में कोशिकांग निर्माण से संबंधित है। अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो ऊतक है यहां पर अंतरकोशिकीय अवकाश ज्यादा पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अवकाश, या हम बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा मिलता है, जिसके कारण वहां पर भोज्य पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए मृदु ऊतक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फूलों के विषय में सही कथन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, उनमें केवल अंडप होता है। ऑप्शन बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ऑप्शन सी, उनमें केवल पुंकेसर होता है। ऑप्शन डी, उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। अगर हम उभयलिंगी पुष्प के विषय में देखें तो जैसे हम एक सिंपल सा पुष्प का स्ट्रक्चर बनाएं यहाँ पर, तो हम देख पाते हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो हिस्सा होता है इसका सबसे टॉप वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका स्टाइल, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करता है, स्त्री केसर। वहीं ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पराग कोश, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है फिलामेंट या तंतु। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। इस हिसाब से अगर बाइसेक्सुअल फूलों के विषय में बात करें तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों एक सीक्वेंस में हमें मिल जाएगा।
और पुंकेसर के रूप में परागकोश और फिलामेंट में मिल जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी, पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ऐसे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? पुष्प उत्पन्न किए बिना बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म ऐसे पादप होते हैं जो बिना पुष्प के ही फल का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बात करूं कोणधारी वृक्ष, साइकस एक वृक्ष है, चीड़ भी इसी के अंतर आ जाएगा। ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म कहलाता है। वहीं हम बात करें आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिसमें फूल पाए जाते हैं और इसी से फल विकसित होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सपुष्पक। आम, नीम, जामुन ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनावृत्त बीजी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिवरवर्ट होता है। लिवरवर्ट क्या होता है? ये एक प्रकार का स्थलीय पौधा है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। साथ ही साथ एक बात और, ये नम और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर इज करेक्ट आंसर। आपको पता है कि दलहनी कुल के जो पादप होते हैं, दलहनी कुल के अंतर्गत आप जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उसको ले सकते हो। तो इनके कुल के पौधों में जो जड़ें जो होती है वो गांठ युक्त होती है और उस गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है और पौधे को नाइट्रेट के रूप में प्रोवाइड कराता है। इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, मटर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो लैक्टोज दिया हुआ है, ऑप्शन बी में एल्ब्यूमिन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में ग्लोबिन और ऑप्शन डी में केसिन। हमें पता है कि दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन, उसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन में से एक प्रोटीन है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन क्या करता है, दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलकर एक कण के रूप में मिसेल संरचना का निर्माण करता है और इस मिसेल संरचना पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या करता है, अपवर्तित हो जाता है और सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहां पर हम विटामिन जब पढ़ते हैं तो दो प्रकार के विटामिन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फैट सॉल्यूबल, जिसको हम लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्यूबल है। वहीं अगर हम बात करें वाटर सॉल्यूबल के बारे में, तो विटामिन बी और सी ऐसी विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है। बी विटामिन के अंतर्गत B1 से लेकर B12 के सभी जो है विटामिन शामिल है, B1, B2, B3 और B12 साइनोकोबालामिन। तो ये वाटर सॉल्यूबल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं जल में घुलनशील। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जल में घुलनशील है पूछा गया है, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में देखिए प्रोटीन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में वसा दिया हुआ है, ऑप्शन सी में सुक्रोज दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ग्लूकोज। गिवन प्रश्न में ये जो वसा है ऑप्शन बी, इसमें 1 ग्राम जो वसा होता है वो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कराता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटीन, सुक्रोज और ग्लूकोज के बारे में, तो 9 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पसलियों के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है। ऑप्शन बी, 1 से 7वें जोड़े की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है। ऑप्शन सी, 8वें से 10वें जोड़े की पसलियां छद्म पसलियां कहलाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहां पर पसलियों को थोड़ा सा समझे अगर हम, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये हमारे चेस्ट के सामने वाला का पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। ये जो स्टर्नम जो होता है ये वी शेप का बोन होता है, वी शेप बोन। इसी स्टर्नम और रीढ़ की हड्डी पीछे वाले के बीच में पसलियां क्या है, आपस में जुड़ी होती है। टोटल 12 जोड़ी। इस तरह से टोटल 12 जोड़ी जो है पसलियां मौजूद है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक के हड्डियां जो है, पसलियां जो है, ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। ट्रू रिब्स, या इसी को हम लोग बोल देंगे सत्य पसलियां। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है और एक तरफ सामने स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ट्रू रिब या सत्य पसलियां। वहीं अगर हम बात करें 8, 9 और 10वें नंबर के बारे में, इसको बोलते हैं फाल्स रिब या असत्य पसलियां, या इसी को बोलते हैं छद्म पसलियां। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हड्डियां एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है, ना कि डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती है। इसलिए 8वां, 9वां और 10वां को, ये तीनों पेयर को छद्म या सत्य पसलियां कहते हैं। फिर 11वां और 12वां जोड़ी जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, या इसी को बोलते हैं तैरती हुई पसलियां। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 12 जोड़ी में टोटल हमारे पास पसलियों की संख्या है 24, और 24 पसलियों में इसका कैटेगरी कुछ इस प्रकार से है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछा जाए
हमारे चेस्ट वाले पोर्शन में हड्डियों की संख्या कितनी है कुल, तो 24 और एक स्टर्नम को भी लेंगे प्लस 1 करके, तो ये टोटल हो जाएगा 25। अगर केवल पसलियों की संख्या पूछी जाए तब आप बोलोगे 24। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए छोटी हड्डियों से, ऑप्शन बी अस्थिबंध से, ऑप्शन सी मांसपेशियों से, ऑप्शन डी जोड़ों से। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थिबंध या लिगामेंट्स इज करेक्ट आंसर। लिगामेंट्स या अस्थिबंध जो होता है ऐसे मजबूत टिश्यूज होते हैं जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमारा जो ये है प्रश्न आज का लास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो श्रृंखला में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।